हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फाइनली गाइस, हम आप सभी के लिए साइंस की नई सीरीज लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम जो है साइंस के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरा साइंस का आप 110% मान के चलेगा पूरा कवर कर लेंगे। साइंस जो भी आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी जाती है, सो उसी का हमारा फर्स्ट लेक्चर ये रहेगा, जिसमें हम कोशिका से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं गाइस, तो यहाँ से कोशिका से बनने वाले एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइस, ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का, और हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी। यहाँ से आप प्लेलिस्ट क्लिक करके बाकी जो वीडियो हम डालते जाएंगे डे बाय डे, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो सभी 100 के फॉर्मेट में हम करवा देंगे, ताकि आपका अच्छे से सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा गाइस, हमारी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि एमपी की करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। ई बुक है ये हमारे 2021 की, 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है। एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, एमपी जीके का स्पेशल कोर्स है। इन सभी पर अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है गाइस। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने के लिए। उसके बाद में इनकी प्राइस बढ़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑफर फिनिश समय के लिए जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको एक और चीज पहले बता दें कि पहले आप डेमो चेक करिए, उसके बाद में ही परचेस करिएगा। देखिए, सारी चीज पहले ही क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है। आप पहले डेमो चेक करिए, उसके बाद में परचेस करिएगा। फाइनली स्टार्ट करते गाइस हम हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा गाइस कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ड्रियोसोम। और देखिए, यहाँ पर आप एज ए टेस्ट भी इसका दे सकते हैं। एक काम करिएगा, आप एक रफ पेज लीजिएगा, उसमें आप ऑप्शन जो है वो आपको, जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर आपको लगे वो उसमें नोट डाउन करते चलेगा हर एक क्वेश्चन का। और वीडियो के खत्म होने के बाद में आप इनका अच्छे से चेक कीजिएगा, कौन सा राइट आंसर रहा और कौन सा नहीं रहा। कितने मार्क्स आप इस वीडियो में गेन कर पाते हैं, कितना स्कोर कर पाते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बाद में, ताकि हमें भी पता चल पाए कि कितनी तैयारी आपकी है और आपको भी पता चल पाए। हमारा फर्स्ट सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, कॉन्ड्रियोसोम। ध्यान रखिएगा वैसे। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, शुक्राणुओं का एक्रोसोम किससे बनता है? शुक्राणु का एक्रोसोम जो बनता है, ये गोल्जी काई से बनता है। गोल्जी काई, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। गोल्जी काई से शुक्राणुओं का एक्रोसोम बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम्स भी हमने देखा है कि इसको कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोला जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। इनमें से आप 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको बताना है कि अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कौन सा है इनमें से। तो गाइस, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। यहाँ से भी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिले हुए। सही जवाब रहेगा राइबोसोम। गाइस, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम गुणसूत्र निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? पोवा, सेंट्रोसोम, सेलिक्स, ट्रेस्पा, स्पर्मा, हेलोपेपस, ग्रेसिलिस। तो देखिए, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन जो मिले हैं, इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका हेलोपेपस ग्रेसिलिस। अब ये जो है हेलोपेपस ग्रेसिलिस, इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में अगर बात करें तो 23 जोड़े में गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो गाइस, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर पाया जाता है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में, तो ये अंतर कोशिका भित्ति के कारण ही देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काई का प्रमुख कार्य कौन सा है? गाइस, गाल्जी काई का जो प्रमुख कार्य है इसका होता है स्त्रावी। स्त्रावी, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। गाल्जी काई का, स्त्रावी गाल्जी काई का एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में
जाना जाता है। गाइस इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, स्पेशल तैयारी के लिए नया चैनल लॉन्च किया है जिसमें पिछले 12 महीनों का पूरा करंट अफेयर करवा चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही वर्तमान में कौन क्या का नया वीडियो भी दे चुके हैं, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन का भौतिक आधार है। देखिए यहाँ पर जीवन का जो भौतिक आधार है इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है ये जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो केंद्र है गाइस हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोशिकीय व आणविक विज्ञान जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। अब यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, सही जवाब है आपका माइकोप्लाज्मा। गाइस माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। गाइस कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक और इनका नाम आपको बताना है। रिक्त स्थान ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। गाइस रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इनका नाम है एम.जे. सिल्ड और थियोडर स्वान। देखिए इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा, सिल्ड और स्वान ने। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये नहीं होता है? डीएनए नाभिकी, केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इनमें नाभिक या केंद्रक नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण रिक्त स्थान में होता है। बस यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। गाइस फास्फोलिपिड से बनी होती है यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांगों में को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का सूत्रकनिका। गाइस सूत्रकनिका, और इसको ही माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही को ही सूत्रकनिका बोला जाता है। तो कोशिका द्रव्य कोशिकांग को, यानी जिस सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया है, इस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। देखिए यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति यहाँ पर इसमें होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? गाइस अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जो जीव है इसका नाम है माइक्रोसिस्टिस। ध्यान रखिएगा, तो माइक्रोसिस्टिस यहाँ से माफ कीजिएगा, माइक्रोप्लाज्मा ये है, माइक्रोप्लाज्मा इसको बोला जाता है। और अब तक ज्ञात जो है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव ये है माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? बस कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं? तो ये सभी जो बने होते हैं ये बने होते हैं आपके यहाँ से, देखिए प्रोटीन से और लिपिड से। किससे? प्रोटीन लिपिड दोनों से बने होते हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सभी प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिकीय झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहा जाता है? तो इसको सक्रिय आवागमन बोला जाता है। सक्रिय आवागमन इसको कहते हैं हम। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या होता है? लिपिड एक तरह से आप मान के चलिएगा ये कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। क्या है? तो ये लिपिड आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं, बी ऑप्शन यहाँ से आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, पादप कोशिका
वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो गाइस पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति जो होती है ये मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति, वनस्पति कोशिका भित्ति, ये दोनों एक ही है। पादप कोशिका कह लीजिए, वनस्पति कोशिका कह लीजिए, इनकी जो भित्ति बनी होती है ये फिर सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? गाइस सेलुलोज जो भित्ति होती है ये पौधे के सेलों में पाई जाती है। पौधे, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति है पारगम्य ये होती है। और अभी हमने कवर किया था कोशिका झिल्ली, तो कोशिका जो झिल्ली है अर्ध पारगम्य होती है और कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? और ये पाया जाता है गाइस कोशिका भित्ति के कारण। अभी हमने कवर इस क्वेश्चन को किया था, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना ये है कि क्वेश्चन में आपका क्या घुमा फिरा के तो क्वेश्चन नहीं लिया गया है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन हम रिपीट यहाँ पर कर रहे हैं। बट कंडीशन वही रहेगी कि आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन में चेंजेस आपको जरूर से देखना रहेगा, सेम क्वेश्चन एज ए रिपीट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित रिक्त स्थान में होता है। वैसे प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित क्लोरोल जो प्लास्ट होता है इसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये पौधों में या वनस्पतियों में पाई जाती है। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अंतःप्रदव्य जालिका और कोशिका कला। ध्यान रखिएगा, संरचनाओं के युग्म जो होते हैं अंतःप्रदव्य जालिका और कोशिका कला ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इनमें से जो भाग रहेंगे, पहला बात तो यहाँ पर कोशिका कला सभी में पाया जाता है, वनस्पति जंतु, इसके अलावा गाइस कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये जो है ये सभी में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों में वनस्पति जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिकाओं में उपस्थित होती है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि वनस्पति और कोशिका और पशु कोशिका दोनों में कौन सी जो है ये नहीं है, कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है दोनों में, तो ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए माफ कीजिएगा क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका में उपस्थित होता है यानी पाया जाता है दोनों में? तो यहाँ पर सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोनों में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? ये जो कोशिका होती है इसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? अब इनमें से कोशिका जो भित्ति नहीं होती है गाइस ये नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? गाइस जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य के सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ यानी जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसको जल बोला जाता है, जो कि 80% से अधिक सेल में पाया जाता है और ये पदार्थ है आपका जल। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है गाइस? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और ये जो बना होता है प्रोटोप्लाज्म ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना मिलकर बना होता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कोशिका से रिलेटेड, कोई एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ने वाले नहीं है, सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, रिवीजन इसको जरूर से करिएगा, पूरे आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, तभी आप स्कोर जो है एग्जाम में अच्छा करके आ सकेंगे। और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, अंतःप्रदव्य की सतह पर रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण वहां खुरदुरी होती है। देखिए अंतःप्रदव्य जालिका, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका को, और इसकी सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वहां खुरदुरी होती है अंतःप्रदव्य जालिका? तो गाइस यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम।
राइबोसोम जो पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, उसके कारण अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी होती है, ये राइबोसोम के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी अनुपस्थिति के कारण वहां चिकनी होती है। देखिए वहां पर राइबोसोम पाया जाता है इसलिए वहां पर खुरदरी होती है, और क्या नहीं पाया जाता है, किसकी अनुपस्थिति के कारण वहां चिकनी होती है, यानी क्या नहीं पाया जाता है जब वहां चिकनी होती है तो राइबोसोम नहीं होता है तो वो चिकनी होती है, और राइबोसोम अगर होता है वहां पर उसकी सतह पर तो वो खुरदरी होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर राइबोसोम रहेगा तो वह जो है आपकी क्या रहेगी, राइबोसोम की उपस्थिति में खुरदरी रहेगी और राइबोसोम की अनुपस्थिति में चिकनी रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। गाइस खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, इन दोनों जो कोशिकाएं हैं इनमें प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। लिपिड स्त्राव के लिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तरदायी होती है। यहाँ से हमारा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। तो राइबोसोम कहे जाते हैं प्रोटीन निर्माण के स्थल। प्रोटीन निर्माण के स्थल राइबोसोम को बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये कोशिका का एक हिस्सा होता है राइबोसोम, यहाँ पर प्रोटीन बनाया जाता है। एक और चीज आप याद रखिएगा, ऐसा भी कहा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को बोला जाता है, ये स्पेशली आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है या किस हिस्से में होता है तो ये आपका राइबोसोम में ही किया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। तो ये जो कोशिकांग है इसका नाम है राइबोसोम। इस राइबोसोम कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम और पैराक्सिसोम बनता है। गाइस लाइसोसोम और पैराक्सिसोम जो बनता है ये दोनों, ये सभी ये जो बनता है ये गोल्जिकॉय में बनता है। गोल्जिकॉय, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लाइसोसोम और पैराक्सिसोम दोनों गोल्जिकॉय में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिका, हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। गाइस जीव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है, यानी एक भी माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिकाएं नहीं होती है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है जीवाणुविक कोशिकाओं में। सी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है। गाइस ये चयापचय की जो क्रिया होती है कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, या आपको हमने अभी नाम बताया था सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कह लीजिए आप, इनमें होती है चयापचय की क्रिया। फर्स्ट यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन के जैसी जीव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये जो कोशिका अंगक है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन जैसी जीव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, और इसी के कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ऊर्जा के उत्पादन के कारण। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। गाइस कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है आपकी सूत्रकणिका या आप माइटोकॉन्ड्रिया भी आप इसको बोल सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। गाइस क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कोशिका का शक्ति गृह पूछा जाए, पावर प्लांट पूछा जाए या पावर हाउस पूछा जाए, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, इसमें रहेगा आपका सूत्रकणिका। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका का पावर हाउस, पावर प्लांट, सूत्रकणिका या हम माइटोकॉन्ड्रिया भी जिसको बोलते हैं इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ट्रोविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ये होता है आपका सूत्रकनिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? गाइस नाभिक के अलावा आपसे पूछा गया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि नाभिक में तो ऑलरेडी डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकनिका में भी डीएनए होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ससीम केंद्रक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पाश्य बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अंगक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली या डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? देखिए पाचन जो थैली कहलाती है ये कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को पाचन थैली बोला जाता है या डाइजेस्टिव बैग इसको कहते हैं। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? ये एटम बम जो कहलाता है इसको हम लाइसोसोम ही बोलते हैं। लाइसोसोम को ही आपका एटम बम और पाचन की थैली दोनों कहा जाता है। लाइसोसोम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो ये आत्मघाती जो थैली है ये भी आपकी हम लाइसोसोम को ही बोलते हैं। लाइसोसोम लयन काय को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसको लाइसोसोम कहते हैं, हिंदी में लयन काय इसको बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर नाम चेंज करके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली लयन काय लाइसोसोम को बोला जाता है। इसके अलावा आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, इसके अलावा एटम बम और एटम बम के अलावा पाचन थैली, ये तीनों लाइसोसोम को ही कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो लाइसोसोम का जो आपका लाइसोसोम जो होता है इसका अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण इसका लक्षण दिखाई पड़ता है। तो ये जो पड़ता है गाइस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर है हमारा डी ऑप्शन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण लाइसोसोम का लक्षण दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो ये पाया जाता है एक कोशिका के केंद्रक में, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? देखिए नियंत्रक केंद्र जो होता है कोशिका का ये केंद्रक ही होता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक के द्वारा सारा कंट्रोल रहता है, नियंत्रण पूरा जो रहता है ये केंद्रक को ही नियंत्रण केंद्र बोला जाता है कोशिका का, इसलिए यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल ये अचल संपत्ति है कोशिका की, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक या फिर आप इसको एकलक बोल सकते हैं। एकलक कौन है? एकलक कौन है? तो ये है आपका न्यूक्लियोटॉइड। न्यूक्लियोटॉइड यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जोड़े में 23 होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने कवर किया था, बट वहां पर कुछ और क्वेश्चन ये था थोड़ा सा पैटर्न, और यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है एग्जाम में आपका यहाँ पर क्वेश्चन का। तो इसी सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट अगर होंगे तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर से चेंज आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 23 है, अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? वैसे चिंपांजी के क्रोमोसोम्स पेयर आपको बताने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनमें 24 होते हैं जोड़े। अगला क्वेश्चन है, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें 21 होती है बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। इसके अलावा डीएनए का पूर्ण रूप आपको बताना है। डीएनए का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होती है? बस डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडलिनी संरचना का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा
डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडली संरचना का पता लगाया गया था? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? बस डीएनए जो परीक्षण विकसित किया गया था ये डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा किया गया था। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? बस डीएनए हाइपर क्रोमोसिटी जो दर्शाता है हीटिंग पर दर्शाता है। हीटिंग करेक्ट आंसर रहेगा। हीटिंग पर डीएनए हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, इसका नाम आपको बताना है और ये पेंटोज शर्करा होती है जो कि डीएनए में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अभी हमने क्वेश्चन कवर किया था कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है, तो हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर के दोनों अंग में ही आपका डीएनए देखने को मिलता है, एक आपका न्यूक्लियस या केंद्रक में, दूसरा आपका डीएनए में। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो गाइस ये थायामिडाइन जो द्विभाजी संरचना होती है डीएनए में ये किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है यूवी किरणों के कारण, यूवी किरणें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग ये होता है, तो डीएनए का एक भाग है हमारा जीन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से भी रहेगा। जीन किसके बने होते हैं गाइस? जीन बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो गाइस इसमें जो न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे उनकी संख्या रहेगी 40,000 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगर डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति होगी 40,000। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है डीएनए इसके लिए उत्तरदायी होता है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए डीएनए आपका उत्तरदायी होता है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर द्विगुणन करता है? गाइस डीएनए रहित होने पर द्विगुणन करता है आपका तार केंद्रक हमारा यहाँ से सेंट्रियोल इसको बोलते हैं, तार केंद्रक सेंट्रियोल इसको बोला जाता है, हमारा सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। गाइस तार केंद्रक जो होता है डीएनए रहित होने पर द्विगुणन करता है, हमारा सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। ये जो करता है गाइस ये एंटीग्रेज हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम के है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है, ये एंटीग्रेज इसको बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आरएनए का एक बहुलक अणु है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। गाइस आरएनए एक बहुलक अणु है और इसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? गाइस आरएनए का सबसे पहला प्राथमिक जो कार्य होता है ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए होता है, इसमें निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? गाइस आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन सा जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो उपस्थित नहीं होता है, इसका नाम है थाइमिन नाइट्रोजन आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इसके स्थान पर यूरेसिल यहाँ पर पाया जाता है आरएनए में, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल इसको बोलते हैं, बी ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। ये थाइमिन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स होते हैं, गाइस राइबोसोम्स होते हैं ये आरएनए होते हैं, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं, आरएनए यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्रोमोसोम में पाया जाता है, गाइस क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन, ये सभी पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन ये आपके
कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? गैस प्रतिरक्षी पैदा करती है लसिकानु या लिम्फोसाइट इनको बोलता है। लिम्फोसाइट के द्वारा कोशिका में प्रतिरक्षी पैदा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये जनन ऊतक होता है गैस, जनन ऊतक। जन्म के बाद मानव का जो जनन ऊतक होता है इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। हमारा डी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र जो है इसका हिस्सा होती है, ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के निकट रूप से संबंध और अंतर्वेष्ट है, ये कोशिका कौन सी है? सहायक कोशिकाएं इनको बोला जाता है। सहायक यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। द्वार कोशिकाएं रिक्त स्थान को घेरते हैं, ये रंध्र को घेरते हैं गाइस, द्वार कोशिकाएं रंध्र को, तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस इसको बोलते हैं, नेक्रोसिस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस नेक्रोसिस किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं? पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है इनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सेकेराइड बहुलक का कार्य है? तो ये कार्य होता है ओलिगो, इसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। कोशिका पहचान और कोशिका बंधक सेकेराइड बहुलक का कार्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कौन सी कोशिकाएं हैं? आपको पहचानना है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी है? तो ये कलश कोशिकाएं होती है, कलश कोशिका, जो कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए ऐसे जीव प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। ये हमारा 100वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा क्या रहेगा? जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? और गाइस आपकी एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए। आई थिंक आप सभी को पता हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा गाइस आपको 100 में से कितने स्कोर आपका हुआ है आप हमें जल्दी से ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि कितना स्कोर आपका हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी से हम मिलते हैं और आप हमें ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, कैसी नहीं लगी। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, इनकी मदद से अपनी एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। डिस्काउंट काफी अच्छे स्पेशल इन पर चल रहा है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गैस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।